स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पोलराइजेशन के बारे में। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है डिकम्पोजिशन वोल्टेज या फिर डिकम्पोजिशन पोटेंशियल। कि डिकम्पोजिशन वोल्टेज क्या होती है, डिकम्पोजिशन पोटेंशियल क्या होता है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो क्या बात करी गई है, जब हम कोई भी दो स्मूथ प्लेटिनम की शीट लेके चलते हैं, ठीक है, क्या लेके चल रहे हैं, प्लेटिनम की शीट लेके चल रहे हैं, कोई भी दो किसी भी सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्यूशन में, ठीक है, किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन लाइक एल्कली सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, NaOH भी ले सकते हैं, या फिर H2SO4 भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारा एसिडिक सॉल्यूशन हो, ठीक है। और जब हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल EMF अप्लाई कर रहे हैं, क्या अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल EMF, ताकि क्या हो सके, इलेक्ट्रोलिसिस हो सके, क्या हो सके, इलेक्ट्रोलिसिस हो सके। तो जब हम गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, हमने क्या करा है, हमने दो प्लेटिनम की जो शीट्स हैं उनको डिप कर दिया है, या तो एसिडिक सॉल्यूशन में या फिर एल्कली सॉल्यूशन में। यहाँ लिख लीजिएगा, किसमें, एसिडिक सॉल्यूशन में और इन एल्कली एल्कली सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या होता है और हम क्या कर रहे हैं, बाहर से जो EMF लगा रहे हैं, जो EMF वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों? ताकि हमारा इलेक्ट्रोलिसिस हो सके, यानी कि क्या हो सके, इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज हो सके। तो जब हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं तो क्या क्या ऑब्जर्व किया जाता है कि जैसे जैसे करंट इंक्रीज, क्या कहते हैं, करंट इंक्रीज होता है, जैसे जैसे हम क्या अप्लाई करते हैं, EMF अप्लाई करते हैं। देखो किस तरीके से करंट इंक्रीज होता है, ये हम ग्राफ की हेल्प से देखने की कोशिश करेंगे। मगर क्या सेटअप था वो समझ गए हम। देखो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, ग्राफ आता है कुछ इस तरीके से। हम y एक्सिस पे क्या लेके चलेंगे, हम y एक्सिस पे लेके चलेंगे करंट को, और x एक्सिस पे किसको लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, करंट को लिया है। यहाँ पे किसको लिया है, करंट को। y एक्सिस पे हमने किसको डिपिक्ट करा है, करंट को, ठीक है। और x एक्सिस पे हम किसकी बात कर रहे हैं, अप्लाइड वोल्टेज या अप्लाइड EMF, ठीक है, अप्लाइड EMF या फिर वोल्टेज। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। किस तरीके से आता है, कुछ इस तरीके से, सच दैट, ये इस पॉइंट को मैं A नाम दे देती हूँ। यहाँ से एक पॉइंट होता है B, यहाँ पे C, ठीक है। और देखो इन पॉइंट को मैं एक्सटेंड कर देती हूँ, ठीक है। देखो क्या है, कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट भी ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हमारा ग्राफ हमें ऐसा मिला। अब देखो क्या होगा कि यहाँ पे जैसे जैसे हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाहर से वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे कंटिन्यूस इलेक्ट्रोलिसिस होती रहती है। यानी कि कंटिन्यूस इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है कि किसका डिकम्पोजिशन होता रहता है, इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी, जिससे हमें क्या दिखता है, क्या ऑब्जर्व होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बबल्स निकलने शुरू हो जाते हैं, और इसी वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होता है, ठीक है। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, देखो कहना ये चाह रहे हैं कि करंट फ्लो होता है किस वजह से, कंटिन्यूस इलेक्ट्रोलिसिस होने की वजह से, जिसमें क्या होता है, क्या ऑब्जर्व किया जाता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही हैं। तो यही बात लिखी हुई है कि कंटिन्यूस इलेक्ट्रोलिसिस टेक प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस बबल्स ओनली वेन अ डेफिनेट, कब, जब हम एक डेफिनेट EMF अप्लाई कर रहे हैं, जब उसके ऊपर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, एक डेफिनेट, एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाहर से वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं बैटरी की हेल्प से, ठीक है।
टू विच सिग्निफिकेंट करंट फ्लो, जिसकी वजह से क्या होता है मतलब या फिर कह सके कि करंट फ्लो होने लग जाता है। ठीक है, अब देखो जो ये डी पॉइंट है, इस डी पॉइंट को ही हम क्या बोल देते हैं, यहाँ लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन वोल्टेज या फिर डिकम्पोजिशन पोटेंशियल। ये डी पॉइंट कैसे मिलता है, देखो यहाँ पे इसको क्या बोल देते हैं, डिकम्पोजिशन पोटेंशियल, डिकम्पोजिशन पोटेंशियल या फिर डिकम्पोजिशन वोल्टेज। किसको, देखो जब हम बी और सी पॉइंट को एक्सटेंड करते हैं, दोनों पॉइंट को एक्सटेंड करते हैं, वहाँ पे एक पॉइंट मिलता है। ठीक है, एक्सटेंड करने के बाद वो दोनों जो लाइन है वो एक पॉइंट पे जाके क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करते हैं, और इसको ही हम बोलते हैं डी, और डी को ही क्या बोला जाता है, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन वोल्टेज या डिकम्पोजिशन पोटेंशियल। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आई। और हम इसको कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, देखो इसको डिफाइन करने का एक और तरीका है, ये वो वोल्टेज है जो हम किसी भी सॉल्यूशन पे अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से सीडी इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो जाती है होना। ठीक है, देखो यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द वोल्टेज टू द सॉल्यूशन, द वोल्टेज अप्लाई टू द सॉल्यूशन, वो वोल्टेज जो हम सॉल्यूशन को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, यानी सॉल्यूशन को देते हैं, एट विच, जिस पर सीडी इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, सीडी इलेक्ट्रोलिसिस होना स्टार्ट हो जाती है फॉर अ गिवन, मतलब किसी भी पर्टिकुलर गिवन एलिमेंट की इलेक्ट्रोड के लिए, इलेक्ट्रोड के मटेरियल के लिए, उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, डिकम्पोजिशन वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। क्या बोल देते हैं, डिकम्पोजिशन वोल्टेज बोल देते हैं, किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। कौन से इलेक्ट्रोलाइट का, जो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इतनी चीज समझ आई। डी क्या है हमारा, डिकम्पोजिशन वोल्टेज। समझ आया कि हमने क्या करा है, हमने बाहर से ईएमएफ अप्लाई करा है, तो किस तरीके से करंट चेंज हो रहा है, किसके साथ, जैसे जैसे हम ईएमएफ बढ़ाते हैं, वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो किस तरीके से वेरिएशन आता है। देखो ग्राफ कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है, ग्राफ जीरो से स्टार्ट होता है। जब हम करंट क्या कर रहे हैं, बिल्कुल इनिशियल जीरो से लेके चल रहे हैं, यहाँ हम ऐसे भी इसको जब हम बिल्कुल इनिशियल जीरो से स्टार्ट करते हैं तब हमारा कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है। ठीक है, कि हम बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से लेके चले, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आया, तो हमने क्या बोला कि डी पॉइंट हमारा क्या, एक डी पॉइंट आया जब हमने बी और सी पॉइंट को एक्सटेंड कर दिया, और वहाँ पे जब ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ से एक पॉइंट मिलता है जिसको हमने किससे डिपिक्ट करा है, डी से, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन वोल्टेज। या फिर इसको हम कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इसको हमने डिफाइन करा है इसको हमने डिफाइन करा है कि वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम किसी भी सॉल्यूशन पे अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से सीडी इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो जाती है किसी भी इलेक्ट्रोड मटेरियल, गिवन इलेक्ट्रोड मटेरियल के लिए, उसे हम क्या बोल देते हैं, डिकम्पोजिशन वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है किसमें, सॉल्यूशन में। ठीक है, अब देखो क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो डिकम्पोजिशन वोल्टेज है किसी भी एक्वस सॉल्यूशन का, किसी एसिड के लिए या किसी बेस के लिए, क्या बोल रहे हैं, डिकम्पोजिशन वोल्टेज की जो वैल्यू आती है किसी भी एसिड के लिए या किसी भी बेस के लिए, वो कितनी आती है, 1.7 वोल्ट। कितनी, 1.7 वोल्ट। कितनी आई, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1.7 वोल्ट किसी भी एक्वस सॉल्यूशन, किसके, किसी भी एसिड के लिए या फिर किसी भी बेस के लिए जिसमें इलेक्ट्रोड क्या यूज़ करी हो, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ करी गई हो। क्या यूज़ करी गई हो, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो इससे हमें क्या ऑब्जर्व हुआ कि हर प्रोसेस के लिए, लाइक हर सॉल्यूशन के लिए, चाहे वो एसिड हो या बेस हो, एक्वस सॉल्यूशन के लिए जो इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है वो प्रोसेस सेम है। देखो यही लाइन लिखी हुई है, thus it can be observed that it can be concluded that the same electrolytic process occurred at electrode in each case। हर केस में जब डिफरेंट नंबर ऑफ एसिड्स के लिए, नंबर ऑफ बेस के लिए हमने क्या निकालने की कोशिश करी, डिकम्पोजिशन वोल्टेज की वैल्यू एक्सटेंड करके वैल्यू निकालने की कोशिश करी, तो कितने, 1.7 वोल्ट। तो हम क्या बोल रहे थे, इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला कि हर एसिड के लिए, बेस के लिए जो प्रोसेस हो रही थी वो क्या हो रही थी, सेम ही हो रही थी, सेम तरीके से ही जा रही थी। यानी कि हर केस में क्या हो रहा था, देखो प्रोसेस अब हो क्या रही थी, हम बात करते हैं प्रोसेस की। प्रोसेस क्या हो रही थी कि हमारे जो H पॉजिटिव आयन थे या फिर OH नेगेटिव आयन क्या हो रहे थे, डिस्चार्ज हो रहे थे। डिस्चार्ज का मतलब आयन गायब हो जाना, आयन का गायब हो जाना। डिस्चार्ज हो रहे थे, आयन्स डिस्चार्ज हो रहे थे, और क्या फॉर्म कर रहे थे, क्या इवॉल्व कर रहे थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऐसे अभी हमने पीछे बोला था। ठीक है, तो क्या इवॉल्व हो रहा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा था, और यही
कॉमन पॉसिबल प्रोसेस थी किसके लिए, इलेक्ट्रोलिसिस होने के लिए, किसका, इलेक्ट्रोलाइट का, जो कहाँ प्रेजेंट हो, सॉल्यूशन में। तो यही लिखा हुआ है देखो, द डिस्चार्ज ऑफ H पॉजिटिव आयन एट कैथोड। तो कैथोड पे क्या होगा, H पॉजिटिव आयन डिस्चार्ज होंगे और OH नेगेटिव आयन कहाँ डिस्चार्ज हो रहे हैं, एनोड पे, जिसकी क्या फॉर्म करने के लिए, H2 या O2 गैस फॉर्म करने के लिए। एनोड पे रिएक्शन बता दी, कैथोड पे रिएक्शन बता दी, और क्या इवॉल्व कर रहे हैं, H2 या O2 गैस, ठीक है। वर द ओनली कॉमन प्रोसेस पॉसिबल, ये ही एक कॉमन प्रोसेस थी जो हर केस में पॉसिबल हो सकती थी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ऑल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। कि मतलब इनका डिकम्पोजिशन वोल्टेज सेम आने की जो कॉमन पॉसिबल प्रोसेस हो सकती है कि उसमें यही हो सकता है कि H पॉजिटिव कहाँ पे, कैथोड पे क्या हो रहा हो, डिस्चार्ज हो रहा हो, और OH नेगेटिव कहाँ डिस्चार्ज हो रहा हो, एनोड पे, जिसकी वजह से क्या फॉर्म हो रही हो, H2 या O2 गैस फॉर्म हो रही हो, ठीक है। अब देखो, अगर एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जैसे हम NOH की बात करें, यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं NOH का, ठीक है। करंट कैरियर कौन है, करंट ऑलमोस्ट कंप्लीटली कैरी टुवर्ड कैथोड बाय Na पॉजिटिव, यानी कि जो हमारा करंट कैरी करने वाला आयन कौन सा है, Na पॉजिटिव है, ठीक है। मगर इट्स नॉट नेसेसरी कि जो करंट कैरी करे वो ही डिस्चार्ज हो, यानी कि Na पॉजिटिव करंट कैरी कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि Na पॉजिटिव डिस्चार्ज हो, यानी कि Na पॉजिटिव का आयन, यानी कि जो चार्ज है वो गायब हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। होता क्या है कि करंट कैरी तो कौन कर रहा है, Na पॉजिटिव, मगर जो डिस्चार्ज हो रहा है वो कौन होगा, H पॉजिटिव आयन। कहाँ पे, कैथोड पे, जब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं, जब हम प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, उस केस में कौन डिस्चार्ज होगा, उस केस में हमारे H पॉजिटिव आयन डिस्चार्ज होंगे। और यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, इज द एग्जाम्पल वेयर द करंट इज कैरिड बाय ऑल आयंस। सारे आयंस, अगर कोई और आयन है अदर देन H पॉजिटिव, वो क्या कर रहा है, करंट कैरी कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट आयंस प्रेजेंट इन एक्सेस शुड बी डिस्चार्ज ऑन द कैथोड। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अन्य पॉजिटिव अगर हमारे आयन ज़्यादा भी हैं, ज़्यादा अमाउंट में भी, एक्सेस में भी प्रेजेंट हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वही क्या हो, डिस्चार्ज हो। डिस्चार्ज हो कौन रहा है, H पॉजिटिव आयंस डिस्चार्ज हो रहे हैं जब कौन सी इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जब हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है जो चार्ज कैरियर है, करंट कैरियर है, वही क्या करे, वही डिस्चार्ज हो। H पॉजिटिव डिस्चार्ज होगा, ठीक है। और कहाँ पे डिस्चार्ज होगा, कैथोड पे, और क्या इवॉल्व करेगा, H2 हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ आई। और देखो, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्चार्ज और डिकम्पोजिशन वोल्टेज। किसकी बात कर रहे हैं अब हम, डिस्चार्ज और डिकम्पोजिशन वोल्टेज। तो देखो, जब हम रिवर्सिबल सेल की बात करते हैं, स्टार्टिंग में यही चीज़ें लिखी हुई हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इफ इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो जब अगर हमारी इलेक्ट्रोड कैसी हो, रिवर्सिबल हो, किसके रिस्पेक्ट में, आयंस के रिस्पेक्ट में, यानी कि मेटल और मेटल आयन या जो भी इलेक्ट्रोड है वो खुद के आयंस के साथ क्या हो, रिवर्सिबल हो, ठीक है। एंड एक्सटर्नल, और हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल EMF अप्लाई कर रहे हैं जो क्या हो, स्लाइटली ग्रेटर हो, किससे, ठीक है, जो उसका EMF हो, जो उसका सेल का EMF हो, उससे जो EMF हम अप्लाई करें वो क्या हो, ज़्यादा हो। द डिस्चार्ज और डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल आयन स्टार्ट टेकिंग प्लेस। मतलब ये तो हमें पता ही है कि भाई ऐसा होता है कि कोई ना कोई कहीं पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, कहीं पे रिडक्शन होगा। रिडक्शन होने की वजह से क्या करेंगे, मेटल आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और क्या होने लग जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। कहाँ पे, मेटल के इलेक्ट्रोड पे, या फिर डिस्चार्ज मतलब उनके ऊपर जो चार्ज है वो गायब हो रहा है और वो डिपोजिट भी हो रहे हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज और डिकम्पोजिशन पोटेंशियल। क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो मेटल पे क्या हो रहा है, जो भी मेटल है, जो भी आयन है, उसका चार्ज गायब हो रहा है, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल इसलिए बोला जाता है। और डिकम्पोजिशन देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो आयन है वो डिस्चार्ज होके क्या इलेक्ट्रोड के क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाता है। इसीलिए इसको डिपोजिशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि डिस्चार्ज पोटेंशियल और डिकम्पोजिशन पोटेंशियल होता क्या है। तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, द पोटेंशियल, जो पोटेंशियल
रिक्वायर्ड होता है जिसकी वजह से क्या होने लग जाए, जिसकी वजह से आयंस का डिस्चार्ज होने लग जाए या आयन डिकम्पोज होने लग जाए, उसी किसी भी कंसिडरेबल रेट पे उसी पोटेंशियल को हम क्या बोल देते हैं, डिस्चार्ज पोटेंशियल या फिर डिकम्पोजिशन पोटेंशियल। क्या बोल देते हैं, डिस्चार्ज पोटेंशियल या फिर सॉरी डिपोजिशन, नॉट डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन तो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, डिस्चार्ज या फिर डिपोजिशन पोटेंशियल। तो देखो क्या बोल रहे हैं हम, वो पोटेंशियल जो किसी भी इलेक्ट्रोड को चाहिए होता है जिससे क्या होने लग जाए, मेटल आयन डिस्चार्ज होने लग जाए किसी भी एक पर्टिकुलर रेट पे या फिर किसी भी कंसिडरेबल रेट पे, उसे ही हम क्या बोल देते हैं, डिस्चार्ज पोटेंशियल या फिर क्या बोल देते हैं, डिपोजिट पोटेंशियल। देखो उसके केस में भी जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल सेम ही होगा जैसा अभी हमने पीछे देखा था, जो ग्राफ था वो बिल्कुल सेम बनेगा कि ईएमएफ, सॉरी इधर तो हम क्या लेके चल रहे हैं, करंट लेके चल रहे हैं, अच्छे से बना लेते हैं इसे, क्या लेके चल रहे हैं, करंट। तो देखो सेम चीज़ें वही होंगी, ग्राफ आएगा बिल्कुल सेम आएगा, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। इसीलिए देखो यहाँ पे भी ग्राफ कुछ इस तरीके से ही बनेगा, ए बी सी, यहाँ ई लिख देते हैं। और देखो क्या होगा कि जब हम एक्सटेंड करेंगे लाइंस को जब हम बी से एक्सटेंड करेंगे लाइन को, बी पॉइंट से, ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलेगा, कौन सा, डी पॉइंट। अब इस डी पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, डिपॉजिट पोटेंशियल या फिर क्या बोल देंगे हम, डिपॉजिट पोटेंशियल या फिर डिस्चार्ज पोटेंशियल। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, पॉइंट डी करस्पॉन्ड टू डिस्चार्ज पोटेंशियल। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि अगर हमारे सॉल्यूशन में डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस है, डिफरेंट आयंस है, तो कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा, कौन सा आयन सबसे पहले क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अपने चार्ज को गायब करेगा। तो इसके लिए देखो क्या हम देखते हैं, हम उसकी एसआरपी वैल्यू देखते हैं। तो ये लिखा है कब आयन डिस्चार्ज होंगे, जब उनके डिस्चार्ज पोटेंशियल आ जाएगी, रीच हो जाएगी, तभी वो क्या कर जाएंगे, मतलब जिन वो वाली बात है कि जैसे हम बोलते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर कंबशन कर रहे हैं तो एक इग्निशन टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर होता है, उसी के बाद वो क्या होता है, इग्नाइट होता है। तो सेम ऐसी चीज़ है कि अगर किसी भी हम आयंस की बात करें, अगर आयन को क्या होना है, डिस्चार्ज होना है, तो तभी डिस्चार्ज होगा जब डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या हो जाएगा, रीच हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशन पढ़ रहे थे कि जितना ज़्यादा एसआरपी वैल्यू होगी उतना ज़्यादा इजीली वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और उतना ही बेटर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर हम अब यहाँ पे क्या एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, एसिडिक सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं, किसका, कॉपर सल्फेट का, एसिडिक सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का, तो वहाँ पे दो आयंस प्रेजेंट होंगे, कॉपर +2 और H पॉजिटिव आयन, दोनों आयंस प्रेजेंट होंगे। तो उस केस में देखो ये हमने यहाँ पे वैल्यूज़ भी लिख दी हैं। जो कॉपर का जो एसआरपी वैल्यू होती है वो होती है 0.34, क्या है 0.34, और हाइड्रोजन का हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या लेके चलते हैं, 0 वोल्ट। तो यहाँ पे ज़रा बताएं आप मुझे किसकी एसआरपी वैल्यू ज़्यादा है, किसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, सिंपल सी ऑब्वियस सी बात है किसकी ज़्यादा है, कॉपर की। तो कौन जल्दी से डिस्चार्ज होगा, सिंपल सी बात है, कौन सा जल्दी से डिस्चार्ज होगा, कॉपर डिस्चार्ज होगा जल्दी से। ठीक है, तो क्या कैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा, भाई जिसकी एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा होगी वो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और इजीली क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ये किसकी बात करी हमने, जब हमारी कैसी रिएक्शन हो, कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही होगी, कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो कुछ इस तरीके की रिएक्शन होगी। एसआरपी वैल्यू के बेसिस पे हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे और बता देंगे कि किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है या फिर डिपोजिशन पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, फिर वहीं अगर हम बात करते हैं किसके, ऑक्सीडेशन कहाँ पे, जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही हो कहाँ पे, एनोड पे, हमें पता है। तो अब हम किसका एग्जांपल लेके चले, वही एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, किसका, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। तो देखो यहाँ पे 3 पॉसिबल रिएक्शंस हैं
ठीक है, 3 पॉसिबल रिएक्शन मैंने यहाँ लिख दिया। पहली जो एक कैटेगरी की है वो ये है कि जहाँ पे आयंस डिस्चार्ज हो रहे हो, क्या हो रहे हैं, आयंस डिस्चार्ज हो रहे हो, और एक है जहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा हो, रिडक्शन, कॉपर का क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन हो रहा हो। ठीक है, तो देखो डिस्चार्ज ऑफ आयंस में 2 तरीके के आयंस हैं यहाँ पे, कौन कौन से, एक तो OH नेगेटिव आयन, हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि एनोड पे कौन डिस्चार्ज होगा, ठीक है, OH नेगेटिव डिस्चार्ज होगा और क्या इवॉल्व करेगा, O2 गैस इवॉल्व करेगा। कब, जब प्लेटिनम क्या यूज़ करी होगी, इलेक्ट्रोड यूज़ करी गई होगी। तो अब देखो जो पॉसिबल रिएक्शंस है वो ये है कि हमारा OH नेगेटिव क्या फॉर्म करेगा, H2 और O2 गैस इवॉल्व हो रही होगी और क्या लूज़ कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। देखो इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, -1.2 वोल्ट, कितनी है, -1.2 वोल्ट। फिर वहीं हम बात करें SO4 2 नेगेटिव की, सल्फेट आयन की, तो देखो उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, -2.0 वोल्ट। और वहीं हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, -0.34। तो अब यहाँ पे ये है कि देखो जिसकी यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, ये ध्यान रखिएगा, नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे अब हमें पता है नेगेटिव में जो जितनी बड़ा वैल्यू होती है वो नेगेटिव अगर उसके साइन आगे लग गया तो वो उतनी ही छोटी वैल्यू हो जाती है। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक वैल्यू है माइनस में 1.2 वोल्ट है, एक है -2.0 वोल्ट और एक है -0.34 वोल्ट। ये 3 वैल्यू है। अगर मैं इनके सामने माइनस का साइन ना लगाती हूँ, माइनस का साइन अगर मैं किसी के सामने नहीं लगाती तो इट्स ऑब्वियस कि ये 2 सबसे बड़ा होगा, देन 1.2 और सबसे छोटा 0.34। मगर जैसे ही मैंने माइनस का साइन आगे लगा दिया है तो सबसे छोटी वैल्यू क्या बन जाएगी, -2.0 वोल्ट। ये तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है। तो और सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, -0.34 वोल्ट। तो जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा, तो वो इजीली क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इजीली ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी थी, कॉपर की, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सबसे ज़्यादा, मतलब कौन डिसॉल्व हो जाएगा, ऑब्वियसली ऐसी बात है, डिकम्पोज नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा, डिसॉल्व होगा, क्योंकि कॉपर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या हो रहा है, आयंस बना रहा है, और वो आयंस क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है कहाँ पे, सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बेसिस पे देखें तो सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ये बोले कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज कौन होगा, तो कौन होगा, कॉपर होगा। और कॉपर क्या हो जाएगा, एनोड पे डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और देखो अगर हम यहाँ पे एनोड को किसका बनाते, प्लेटिनम का, एनोड को किसका बनाते हैं, प्लेटिनम का, तो हमें तो ऑब्वियसली इसी बात पता है, अभी अभी जस्ट पढ़ा है कि अगर प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड होगी तो उस केस में क्या होगा, अगर एनोड है, अगर कैथोड है तो कैथोड पे क्या होगा, H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव डिस्चार्ज हो जाएगा और H2 बना लेगा, ठीक है। और अगर प्लेटिनम, अगर एनोड हमारी प्लेटिनम की है तो वहाँ पे क्या होगा, OH नेगेटिव आयन क्या होंगे, डिस्चार्ज होंगे और क्या बना लेंगे, क्या इवॉल्व कर देंगे, O2 गैस। तो यही चीज़ लिखी हुई है कि इफ़ द एनोड वर मेड ऑफ प्लेटिनम देन प्रोसेस फर्स्ट वाली प्रोसेस कैसी होगी, कैसे होगी, फर्स्ट वाली प्रोसेस होगी जिसमें क्या लिबरेट हो रहा होगा, हमारा ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, प्लेटिनम की, मतलब इलेक्ट्रोड किसकी है उस पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर वैसे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बेसिस पे देखते हैं, अगर हमारी इलेक्ट्रोड मेटल की है और मेटल का ही क्या है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोड है और उसी का क्या है, आयंस है, तो उस केस में हम क्या देख रहे हैं, SRP वैल्यू देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू देख रहे हैं। उससे हम बता पा रहे हैं कि भाई हमारा रिड्यूस कौन इजीली हो जाएगा, इनके कौन डिस्चार्ज हो जाएगा और कौन इजीली, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो कौन इजीली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो जब हम डिसॉल्व की बात करें तो हमने देखा था डिसॉल्व कौन हो रहा था, कॉपर डिसॉल्व हो रहा था, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें किसकी, अगर हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले ली है तो हमने बात करी थी कि हमारे जितने भी एसिड्स हैं या उनके क्या हैं, एसिड्स हैं, एसिड के सॉल्यूशन है या बेस के सॉल्यूशन है। तो एक कॉमन रिएक्शन देखी हमने जिसमें जो हमारी स्टार्टिंग की बात करें थे हम कि डिकम्पोजिशन वोल्टेज कितनी आई थी, 1.7 वोल्ट, वो जो हमारी देखो यहाँ पे ही बात करी गई है, अगर आप भूल गए हो तो हमने यही बोला था कि हमारी डिकम्पोजिशन वोल्टेज क्या आती है, 1.7 वोल्ट। तो जिससे हमने कंक्लूड करा था कि हर एसिड और बेस के लिए जो रिएक्शन हो रही थी वो क्या होगी, कॉमन प्रोसेस होगी। तो क्या कॉमन प्रोसेस थी कि H पॉजिटिव कहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है, कैथोड पे, और OH नेगेटिव कहाँ डिस्चार्ज होगा, कहाँ पे,
एनोड पे जब हम प्लैटिनम शीट को यूज़ कर रहे हैं, और उस केस में क्या होगा, यही मतलब ये कॉमन प्रोसेस होगी जिसमें H2 और O2 क्या होंगे, इवॉल्व होंगे किसी भी एसिड और बेस के इलेक्ट्रोलिसिस में। ठीक है, तो आज हमने इतना ही पढ़ा है। हमने आज जाना डिकम्पोजिशन वोल्टेज क्या होता है, और डिपोजिशन या फिर हम क्या बोलते थे उसको, डिपोजिशन और डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, तो उसकी आज हमने बात करी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।